हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है 6/45। यह मूवी एक कॉमेडी थ्रिलर मूवी है और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7 है। तो रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर हो रहे युद्ध के बारे में बताया जाता है। इन दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार फायरिंग कर रही थी। आगे हमें साउथ कोरिया की बॉर्डर के पास ही मौजूद एक रेस्टोरेंट का सीन बताया जाता है, जहां पर दो लोग डिनर कर रहे थे और वो लोग बॉर्डर पर फायरिंग की न्यूज को देख रहे थे। तभी उस रेस्टोरेंट में दो लड़कियां आती है जो लोगों को बियर की बोतल के साथ फ्री लॉटरी टिकट भी देने लगती है। डिनर करने के बाद अधिकतर लोग वो लॉटरी टिकट वहीं छोड़कर चले जाते हैं। रेस्टोरेंट में सफाई के दौरान वो लॉटरी टिकट डस्टबिन की थैली में चले जाते हैं और हवा के कारण उनमें से एक लॉटरी टिकट उड़ने लगता है और उड़कर वो लॉटरी टिकट एक बाइक के कैरेट पर जा लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो लॉटरी टिकट बाइक से उड़कर एक आर्मी की जीप के टायर पर जा लगता है और वो आर्मी जीप सीधे साउथ कोरिया के बॉर्डर एरिया में जाती है। बॉर्डर एरिया पर दो सिपाही पहरेदारी कर रहे थे। वो जीप वहां से गुजरती है और जीप से वो लॉटरी टिकट निकलकर एक सिपाही के सामने जा गिरता है। उस सिपाही का नाम सार्जेंट पार्क चू था। सार्जेंट पार्क उस लॉटरी टिकट को उठाता है और उसे देखकर खुश होता है। आगे पार्क चू अपने आर्मी के साथियों के साथ था और वो टीवी देख रहा था। तब पार्क चू टीवी ऑन करके लॉटरी का वही प्रोग्राम देखने लगता है। उस लॉटरी प्रोग्राम में जो डिजिट दिखाए जा रहे थे, पार्क चू नंबर को अपने लॉटरी टिकट में देखने लगता है। एक के बाद एक टीवी प्रोग्राम में वही नंबर अनाउंस किए जाते हैं जो कि पार्क चू के लॉटरी टिकट में मौजूद थे और तभी टीवी बंद हो जाती है। यह टीवी कैप्टन कॉन्ग पियो ने बंद की थी। ये देखकर सार्जेंट पार्क खड़ा होकर कैप्टन कॉन्ग को धक्का देकर वापस टीवी ऑन करता है और लॉटरी के प्रोग्राम में आखिरी दो नंबर 33 और 12 थे। ये देखते ही सार्जेंट पार्क वहीं गिर जाता है क्योंकि ये वही नंबर थे जो सार्जेंट पार्क की लॉटरी में मौजूद थे। अब मूवी में आगे सार्जेंट पार्क खाना खा रहा होता है और वो मन ही मन में मुस्कुराने लगता है। पार्क मोबाइल में उस टिकट के साथ अपना एक फोटो भी लेता है। मूवी में आगे सार्जेंट पार्क एक अन्य सोल्जर के साथ बॉर्डर के पास में ड्यूटी कर रहा था और सार्जेंट पार्क बुक के अंदर छिपाए उस लॉटरी टिकट को देखने लगता है। उसी वक्त अचानक से वो लॉटरी टिकट हवा में उड़ जाता है। यह देखकर सार्जेंट पार्क जल्दी से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है और तभी वो लॉटरी टिकट नॉर्थ कोरिया की तरफ उड़कर चला जाता है। सार्जेंट पार्क ये देखकर परेशान होता है क्योंकि अब वो दूसरी तरफ उस लॉटरी टिकट को लेने नहीं जा सकता था। अगर वो नॉर्थ कोरिया बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश भी करेगा तो वो मारा जाएगा। बॉर्डर के अंदर ली योंगो नाम का नॉर्थ कोरियन सोल्जर बैठा हुआ था और वो लॉटरी टिकट उसके सामने जा गिरता है। ली को उस लॉटरी को देखकर कुछ समझ नहीं आता। तब ली उस लॉटरी टिकट को उठाकर अपने पास रख लेता है और वो नॉर्थ कोरिया के आर्मी ऑफिस में जाता है जहां पर कंप्यूटर मौजूद थे। वहां पर चॉल जिन नाम का एक सिपाही बैठा हुआ था और वो मूवी देख रहा था। तब मूवी में जर्मन लैंग्वेज में डायलॉग बोला जा रहा था। ली उस डायलॉग को सुनता है और वो पूरा डायलॉग चॉल जिन को बोलकर सुनाता है। चॉल जिन ली के मुंह से जर्मनी में डायलॉग सुनकर शॉक रह जाता है और कहता है, आपको तो इस मूवी के जर्मनी में डायलॉग याद है? ली कहता है, क्योंकि मैं इस मूवी को 100 से भी ज्यादा बार देख चुका हूँ। ली को उस लॉटरी टिकट के बारे में याद आता है और वो चॉल जिन से कहता है, मुझे एक साउथ कोरियन पेपर का टुकड़ा मिला है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इसमें क्या लिखा है? चॉल जिन लॉटरी टिकट को देखकर कहता है, ये 645 लॉटरी टिकट है। ये एक तरह का गेम होता है। एक कांच के बाउल में 45 नंबर तक की 45 बॉल्स होती है। उन 45 बॉल्स में से 6 बॉल को चुना जाता है और जिनके भी टिकट में वो 6 बॉल वाले नंबर मौजूद होते हैं उन्हें खूब सारा पैसा दिया जाता है। ये टिकट तो अभी का लग रहा है, क्या हम लोग कंप्यूटर में विनिंग नंबर देखें? चॉल जिन कंप्यूटर में लॉटरी विनिंग नंबर देखता है। ये देखकर चॉल जिन शॉक होकर खड़ा हो जाता है। चॉल जिन और ली के पास वो टिकट तो मौजूद था जिसमें वो विनिंग अमाउंट जीत चुके थे, पर नॉर्थ कोरिया का कोई भी इंसान साउथ कोरिया में जाकर वो विनिंग अमाउंट प्राप्त नहीं कर सकता था क्योंकि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप थी और वहां उन्हें इन सब चीजों की आजादी नहीं थी। दूसरी तरफ सार्जेंट पार्क अब रात में बॉर्डर फेंसिंग के नीचे गड्ढा खोदकर नॉर्थ कोरिया की तरफ जाता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कहीं भी वो लॉटरी टिकट नहीं मिलता। तभी घास के बीच में से कोई खड़ा होता है जिसे देखकर पार्क डर जाता है। वो नॉर्थ कोरिया सिपाही ली था और वो पार्क को उसकी गन नीचे रखने के लिए कहता है। ली पार्क को आगे बुलाकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? पार्क कहता है, मेरा नाम पार्क है। तब ली कहता है, मेरा नाम ली योंगो है।
क्या तुमने 645 गेम के बारे में कुछ सुना है? मेरे पास उस गेम के फर्स्ट प्राइज का टिकट है। ली अपने पास से निकाल कर वो टिकट पार्क को दिखाता है। उस टिकट को देखकर पार्क चैन की सांस लेता है कि उसे वो टिकट मिल गया था। पार्क ली को कहता है, इन नॉर्थ कोरिया के सोल्जर, ये टिकट मेरा है, इसलिए मुझे ये टिकट लौटा दो। तब ली कहता है, तुम्हारी अगली शिफ्ट कब है? पार्क कहता है, 3 दिन बाद मेरी यहाँ पर अगली शिफ्ट है। ली कहता है, तो ठीक है, हम 3 दिन बाद यहीं पर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। ये कहकर ली वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सार्जन पार्क कैप्टन कैंग के ऑफिस में होता है और कैप्टन कैंग सार्जन पार्क को कहता है, क्या तुम्हारी कोई सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? पार्क कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तब कैप्टन कैंग चिल्लाकर कहता है, तो तुम रात में फेंसिंग के नीचे गड्ढा खोदकर नॉर्थ कोरिया की तरफ क्यों गए थे? तुम सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाओ। तब पार्क कैप्टन कैंग के पास जाकर कहता है, एक्चुअली बात यह है, मुझे लॉटरी का फर्स्ट प्राइज मिला है और उस लॉटरी टिकट की प्राइज मनी 5.7 बिलियन वॉन है। वो लॉटरी टिकट बटालियन लीडर की जीप से गिरा था और अब वो लॉटरी टिकट नॉर्थ कोरिया के सार्जन ली के पास है। ये सुनकर कैप्टन कैंग को लगता है कि सार्जन पार्क की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में कॉल करने लगते हैं। ये सुनकर सार्जन पार्क अपने पास से मोबाइल निकालकर कैप्टन कैंग को फोटो दिखाता है। इस फोटो में सार्जन पार्क के पास वो लॉटरी टिकट था। तभी अंदर मैंचुल नाम का एक सिपाही आता है। दूसरी तरफ कैप्टन कैंग भी मैंचुल और पार्क के साथ था। तब पार्क कहता है, ठीक है, मैं जीते हुए पैसों में से आपको 15% दे दूंगा। यह सुनकर कैप्टन कैंग पार्क के साथ हाथ मिलाकर डील कर लेता है। कैप्टन कैंग आगे निकल जाता है। तब पार्क मैंचुल को कहता है, मैं तुम्हें 7% दे दूंगा। तब मैंचुल कहता है, क्या मुझे 10% मिल सकता है? यह सुनकर पार्क उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। आगे ली और सार्जन पार्क वापस उसी जगह पर मिलते हैं। तब पार्क कहता है, हम दोनों देशों के बीच में एक लॉ है, वो है लॉस्ट प्रॉपर्टी एक्ट। उसके हिसाब से यदि हमारे देश की कोई चीज खो जाती है तो आपको लौटानी होगी। तो यदि आप लॉटरी टिकट मुझे दे देते हैं तो उसमें से 80% पैसा मैं रखूंगा और 20% आपको दे दूंगा। यह सुनकर ली कहता है, तुम्हारी बातों से मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि तुम नेगोशिएशन के लिए आए हो, इसलिए ये डील अभी नहीं हो सकती। और ऐसा कहकर ली वहां से चला जाता है। आगे ली वापस नॉर्थ कोरिया के एरिया में आता है। तब चॉलजिन कहता है, उसने क्या कहा? ली कहता है, वो कोरियन बकवास कर रहा था। ली और चॉलजिन दोनों वहां से जाने लगते हैं। उसी वक्त उन पर सेंगिल नाम का कमांडर उन पर गन अड़ा देता है। तब चॉलजिन डरकर सेंगिल को लॉटरी टिकट के बारे में सब कुछ बता देता है। तब ली कहता है, ये सही बोल रहा है, हमारे पास उस लॉटरी प्राइज मनी का पहला टिकट मौजूद है। तब सेंगिल कहता है, उस लॉटरी टिकट का प्राइज मनी कितना है? ली कहता है, डॉलर में वो प्राइज मनी $6 मिलियन है। यह सुनते ही कमांडर सेंगिल भी शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ पार्क कैप्टन कैंग को बता देता है कि उस नॉर्थ कोरियन सिपाही ने डील करने से मना कर दिया। तब कैप्टन कैंग कहता है, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। अब अगले दिन कैप्टन कैंग अपने साथियों के साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया के लिए लाउड स्पीकर पर मैसेज भेजता है, मीटिंग करना बहुत ही जरूरी चीज है। मैं अपने नॉर्थ कोरिया के साथियों से बात करना चाहता हूँ जो रात में सोते नहीं है। यह मैसेज भेजकर वो तीनों दूरबीन से नॉर्थ कोरिया का प्लेटफॉर्म देखने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया के प्लेटफॉर्म पर 3 लोग मौजूद थे, ली, चॉलजिन और सेंगिल, और वो अपनी बॉडी से कोरियन भाषा के कुछ इनिशियल बनाकर मैसेज भेजते हैं। आगे पार्क, मैंचुल और कैप्टन कैंग उन इनिशियल को डिकोड करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है उस सीक्रेट मैसेज का मतलब जॉइंट वाटर सप्लाई एरिया था। आगे पार्क, मैंचुल और कैप्टन कैंग जॉइंट वाटर सप्लाई एरिया में जाते हैं जहां पर उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। वो तीनों ही गन लेकर उस सुरंग के अंदर जाते हैं तो वहां पर नॉर्थ कोरिया के सिपाही पहले से ही बैठे हुए थे। आगे वो सभी अपने हथियार दूर रखकर टेबल पर बैठ जाते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। आगे साउथ कोरिया के सिपाही नॉर्थ कोरिया के सिपाहियों को अलग अलग डील देने लगते हैं, पर दोनों ही तरफ के लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तब सेंगिल गुस्सा होकर कहता है, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं, हम वो टिकट जला देंगे। साउथ कोरिया के सिपाहियों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो चुप हो जाते हैं और आगे वो डिस्कस करने लगते हैं। तब पार्क कहता है, हम उनकी शर्तों को मानकर लॉटरी टिकट ले लेते हैं। लॉटरी टिकट मिलने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे वो लोग वापस टेबल पर बैठ जाते हैं और कैप्टन कैंग कहता है, हम लोग आपकी शर्त मानने के लिए तैयार है। हम प्राइज मनी को 70% और 30% के हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें से 70% आप रख लोगे और 30% हम रख लेंगे।
नॉर्थ कोरिया की बुरी हालत देखकर हमने डिसीजन लिया है। ये सुनकर चॉलजिन कहता है हमें इनके साथ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए ताकि ये लोग अपनी बात से ना पलटे। एग्रीमेंट रेडी कर कैप्टन कैंग और सैंगिल दोनों अपने अंगूठे लगा लेते हैं। आगे सैंगिल वो लॉटरी टिकट निकालकर कैप्टन कैंग को देने लगता है। तब ली सैंगिल को रोककर कहता है क्या होगा यदि ये लोग हमें पैसा नहीं देंगे। यह सुनकर सैंगिल रुक जाता है और वो कहता है हाँ इसीलिए इन लोगों ने हमें 70% हिस्सा देने का तय किया। अब उन दोनों के हाथ में उस लॉटरी टिकट का आधा आधा हिस्सा था। वो दोनों ही एक दूसरे को लॉटरी टिकट छोड़ने के लिए कहते पर वो दोनों ही लॉटरी टिकट नहीं छोड़ते। तब वो 3 तक काउंट करते हैं और दोनों ही एक साथ लॉटरी टिकट छोड़ देते हैं। लॉटरी टिकट के टेबल पर गिरते ही वो सभी लोग लॉटरी टिकट उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसी वक्त टनल की लाइट चली जाती है। लाइट वापस स्टार्ट होती है और वहाँ पर एक और साउथ कोरियन सिपाही आ जाता है जो वहाँ मौजूद नॉर्थ कोरियन और साउथ कोरियन सिपाही के फोटो ले लेता है। तब चॉलजिन कहता है ये तो साउथ कोरियन सप्लाई ऑफिसर है। जब हमारी वाटर लाइन ब्लॉक हो गई थी तब इसी ने हमारी हेल्प की थी। आगे वो सप्लाई ऑफिसर लॉटरी टिकट को उठाकर पूछता है ये किसका है और वो उसे सेफ में रख देता है। तब सप्लाई ऑफिसर कहता है अब सब लोग शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। रियलिटी में ये लॉटरी टिकट हम में से किसी का नहीं है तो क्यों ना हम प्राइज मनी को 50% में बांट दे। सप्लाई ऑफिसर की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हाँ कह देते हैं। तब सप्लाई ऑफिसर कहता है बात यहीं पर खत्म नहीं होने वाली। हम लोग ऐसे ही एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें कोई रास्ता खोजना होगा। नॉर्थ कोरिया के सिपाही लॉटरी टिकट देंगे और एक हफ्ते में साउथ कोरिया के सिपाही उन्हें पैसों का आधा हिस्सा दे देंगे। जब तक नॉर्थ कोरिया को प्राइज मनी का आधा पैसा नहीं मिल जाता तब तक नॉर्थ कोरिया का एक सोल्जर साउथ कोरिया की आर्मी में रहेगा और साउथ कोरिया का एक सोल्जर नॉर्थ कोरिया की आर्मी में रहेगा। आगे कैप्टन कैंग अपने ऑफिस में थे और वो सार्जन पार्क को उनकी तरफ से नॉर्थ कोरिया आर्मी में जाने के लिए कहते। वो कहता है मैं वहाँ पर एक वीक नहीं रुक सकता, मैं पकड़ा जाऊंगा। क्यों ना हम रॉक पेपर सीजर खेलकर ये तय करें कि हम में से वहाँ पर कौन जाएगा। तब वो तीनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं और सार्जन पार्क उसमें हार जाता है। ये देखकर सार्जन पार्क रोने लगता है कि अब उसे नॉर्थ कोरिया जाना होगा। आगे साउथ कोरियन आर्मी की तरफ से सार्जन पार्क और नॉर्थ कोरियन आर्मी की तरफ से ली को अदला बदली करने की तैयारी की जा रही थी। ली साउथ कोरियन आर्मी के कोड्स को सीखने की कोशिश करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जन पार्क भी नॉर्थ कोरिया आर्मी के कोड्स को सीख रहा था। वो दोनों ही काफी कोशिश करके एक दूसरे के आर्मी में यूज होने वाले वर्ड्स और कोड्स को सीख लेते हैं। फिर भी उन्हें डर सता रहा था कि कहीं वो पकड़े न जाए। आगे वो सभी लोग वापस टनल में मिलते हैं। आगे सैंगिल कैप्टन कैंग को वो लॉटरी टिकट देता है। आगे नॉर्थ कोरियन आर्मी की तरफ से वो लोग वाइन लेकर आए थे और साउथ कोरियन आर्मी वाले अपने साथ खाने का सामान लेकर आए थे। इसे देखकर नॉर्थ कोरियन आर्मी वाले काफी खुश होते हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया में ऐसा कोई भी सामान उन्हें नहीं मिल पाता और वो सभी मिलकर मजे से खाना खाने लगते हैं। आगे वो लोग अब काफी करीब आ चुके थे और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ सार्जेंट पार्क और ली भी आपस में बात कर रहे थे। ली कहता है पार्क तो तुम अमीर होने के बाद क्या करोगे। पार्क कहता है मैं अपना फार्म खोलूंगा जहाँ पर मैं गाय रखूंगा और गाय के प्रेग्नेंट होने के बाद हमें उनसे दूध मिल पाएगा। मैंने इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल प्रोडक्शन से ग्रेजुएशन भी किया है। आगे मैंचुल भी चॉल जिन को अपना मोबाइल दिखाता है। चॉल जिन उसमें गाना प्ले करता है और वो सभी के बीच में जाकर लड़कियों का डांस करने लगता है। उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग सॉन्ग पर नाचने लगते हैं। अब अगले दिन सार्जेंट पार्क नॉर्थ कोरिया की आर्मी की ट्रेनिंग में होता है और वो काफी डर रहा था कि कहीं वो पकड़ा न जाए। दूसरी तरफ ली साउथ कोरियन आर्मी की कैंटीन में था जहाँ पर वो लगातार खाना खा रहा था क्योंकि उसे नॉर्थ कोरिया में वैसा खाना नहीं मिल पाता था। ली को इस तरह से खाना खाते हुए देख वहाँ मौजूद सभी लोग देखने लगते हैं। आगे कैप्टन कैंग मैंचुल से कहता है क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर डिप्लॉय हो चुके हैं तो 3 महीने की समय अवधि तक हम में से कोई भी कैंप के बाहर नहीं जा सकता। यदि तुम्हारा कोई एक आर्म फ्रैक्चर कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है तुम बाहर जा सकते हो तो मुझे तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर करना होगा। तुम इनमें से कोई भी हथियार चुन लो जिससे तुम्हारा हाथ फ्रैक्चर किया जाए। तब मैंचुल उन हथियारों से ईंट उठाकर कैप्टन कैंग को देता है और कैप्टन कैंग उस ईंट से मैंचुल का हाथ फ्रैक्चर कर देते हैं और मैंचुल को कैंप से बाहर भेज दिया जाता है। लॉटरी टिकट चोरी ना हो जाए या कहीं खो ना जाए इसलिए कैप्टन कैंग मैंचुल को एक निकर देते हैं जिस निकर में चेन वाली पॉकेट थी जिसमें मैंचुल आसानी से अपना लॉटरी टिकट छिपा सकता था। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में आर्मी ट्रेनिंग चल रही थी और पार्क को वो ट्रेनिंग देखकर डर लग रहा था जिसमें सिपाही सर से हाथों से ईंटें तोड़ रहे थे।
आगे इंस्ट्रक्टर उन सभी से कहता है, मैंने सुना है तुम में कोई नया ज्वाइन हुआ है, खड़े हो जाओ, वो कौन है। पार्क डरकर हाथ खड़ा करता है। तब इंस्ट्रक्टर उसे अपने पास बुलाता है। आगे इंस्ट्रक्टर सार्जेंट पार्क को वो चट्टान पेट पर रखकर तोड़वाने के लिए कहता है। तब सार्जेंट पार्क भी उस चट्टान को अपने पेट पर रख देता है और दूसरा आदमी हथौड़े से उस चट्टान को तोड़ने वाला था। तभी सेंगिल आकर उसे रोक देता है। तब सेंगिल उस इंस्ट्रक्टर को लात मार के कहता है, इसे फार्मिंग के लिए रिक्रूट किया गया है, अब ये तुम्हारी ट्रेनिंग में नहीं आएगा। दूसरी तरफ सार्जेंट पार्क को भी नॉर्थ कोरिया के फार्म में ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। उस फार्म में यंगचुल नाम का लड़का ही मौजूद था और वो पार्क को बताता है, यहाँ पर जो डक मौजूद है वो बराबर ब्रीडिंग नहीं करते, इसलिए हमें अंडे नहीं मिल पाते। तब पार्क कहता है, मैं एनिमल मेटिंग और प्रोडक्शन के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। एनिमल को मेटिंग करवाने के लिए एक अच्छा वातावरण प्रोवाइड करवाना पड़ता है ताकि एनिमल ब्रीडिंग सक्सेसफुली कर पाए। आगे वहाँ पर ली की बहन रियन आती है जो उसी फार्म में काम किया करती थी। रियन यंगचुल से मिलती है और तभी उसकी नजर सार्जेंट पार्क पर पड़ती है। तब यंगचुल कहता है, इनका नाम चॉयजंग नाम है और इन्हें फार्म मैनेजमेंट के लिए असाइन किया गया है। सार्जेंट पार्क रियन को देखते ही उसे पसंद करने लगता है। अब रात में सार्जेंट पार्क सभी जानवरों के बाड़े में लाइट्स लगा देता है और म्यूजिक चालू कर देता है। दूसरी तरफ साउथ कोरियन सोल्जर बॉर्डर एरिया में रेकी कर रहे थे। तब उनके साथ ली भी मौजूद था। तभी एक सोल्जर का पांव जमीन में लगे लैंड माइन पर पड़ जाता है। यह देखकर सभी साउथ कोरियन सोल्जर उस सोल्जर से दूर हो जाते हैं। यह देखकर ली उस सोल्जर के करीब जाता है क्योंकि वो लैंड माइन नॉर्थ कोरियन आर्मी द्वारा लगाया गया था। इसलिए ली लैंड माइन के पास गड्ढा खोदकर उसकी सेफ्टी पिन बाहर निकाल लेता है और उस लैंडमाइन को निकालकर दूर फेंक देता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी सोल्जर ली के लिए तालियां बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के फॉर्म में यंगचुल देखता है कि सभी मुर्गियों ने बहुत सारे अंडे दे दिए थे और उनसे बच्चे भी निकल आए थे। ये देखकर नॉर्थ कोरिया के सीनियर ऑफिसर भी शॉक रह जाते हैं और नॉर्थ कोरिया का सीनियर ऑफिसर पार्क को कहता है, तुम्हें नहीं पता तुमने कितने लोगों की जान बचाई है। अगर तुमने ये तकनीक नॉर्थ कोरिया के लोगों को सिखा दी तो यहाँ की भुखमरी कम हो जाएगी। तुम हमारे देश के टैलेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें कार्टर ट्रेनिंग स्कूल भेज रहा हूँ। तब सेंगिल अपने सीनियर से कहता है, लेकिन इसे हमारे स्क्वाड के लिए असाइन किया गया था। तब सीनियर कहता है, एक बार जो मैंने डिसाइड कर दिया अब वही होगा, इसे वहाँ पर भेजने की तैयारी करो। सेंगिल पार्क को ट्रेनिंग स्कूल नहीं भेजना चाहता था क्योंकि वो साउथ कोरिया का शोल्डर था। इसलिए सेंगिल उस ट्रक को खराब करने की तैयारी करता है जिसमें पार्क को भेजा जा रहा था। सेंगिल के कहने पर चॉलजिन उस ट्रक के काफी सारे पार्ट निकाल कर ले आता है और चॉलजिन कहता है, अब 4 दिन तक ये ट्रक ठीक नहीं होने वाला। पर वो ट्रक स्टार्ट हो जाता है और बिना पार्ट्स के ही ड्राइवर उसे ले जाने लगता है। तब सेंगिल पार्क को मारते हुए कहता है, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ पर अपना टैलेंट दिखाने की। दूसरी तरफ साउथ कोरियन आर्मी के सीनियर भी ली से कैंप में मिलने के लिए आते हैं क्योंकि ली ने लैंड माइन से एक सोल्जर की जान बचाई थी। ली उस वक्त कैंटीन में खाना खा रहा होता है। तब कैप्टन केंग सीनियर को ली के पास ले जाते हैं। कैप्टन केंग ली को खड़ा होने के लिए इशारा करता है पर ली को समझ नहीं पाता। वो सीनियर पूछता है, तुम्हारा होम टाउन कहाँ पर है। ली को साउथ कोरियन सिटी के नाम नहीं याद थे इसलिए वो गलती से हैम्बर्ग बोल देता है। तब सीनियर कहता है, तो तुम क्या जर्मनी से हो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन नेशनलिटी लेने के बाद भी तुम हमारे देश की रक्षा के लिए यहाँ पर आए। चलो मुझे जर्मनी में कुछ बोलकर सुनाओ। ली को जर्मन भाषा में मूवी के डायलॉग याद थे इसलिए वो बोलकर सुना देता है और वहाँ मौजूद सभी लोग ली के लिए ताली बजाने लगते हैं। दूसरी तरफ सार्जेंट पार्क को भी सम्मान के साथ कार्टर ट्रेनिंग स्कूल भेजा जा रहा था। सार्जेंट पार्क को लेकर वो ट्रक जाने लगता है। तभी रियन रास्ते में वो ट्रक रुकवा देती है और वो ड्राइवर से कहती है, मेरे पास पॉलिटिकल डिपार्टमेंट से ऑर्डर है, चॉयजंग के ट्रांसफर ऑर्डर को पोस्टपोन कर दिया गया है। यह सुनकर ड्राइवर चॉयजंग यानी सार्जेंट पार्क को ट्रक से नीचे उतार देता है। रियन कहती है, तुम्हारा ट्रांसफर रुकवाना थोड़ा ट्रिकी था, इसके लिए मैंने लीगल पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में प्लान सबमिट किया था। तुम्हें अब कोई गलती नहीं करनी है क्योंकि फार्म में काम करने वाले उस बच्चे यंगचुल ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम साउथ कोरिया के सोल्जर हो और मेरा भाई ली तुम्हारे बदले में साउथ कोरिया गया है। आगे सार्जेंट पार्क रियन को फार्मिंग के बारे में सिखाने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे हमें मैंचुल को दिखाया जाता है जिसके पास वो लॉटरी टिकट था और वो पैसा लेने गया था। कैप्टन केंग ने वो लॉटरी टिकट मैंचुल को उसकी निकर में छुपाने के लिए कहा था ताकि वो लॉटरी टिकट चोरी ना हो जाए। इसलिए मैंचुल बार बार उस टिकट को पब्लिक प्लेस में हाथ लगाकर देख रहा था, पर ऐसा करते हुए लोग मैंचुल को बुरी नजर से देख रहे थे और सबवे में एक लेडी मैंचुल का फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देती है जिसे कई लोग देखते हैं और वो मैंचुल की इस तरह की हरकतों को बुरा भला बोलने लगते हैं। सभी लोग अलग अलग लोकेशन पर मैंचुल के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालने लगते हैं पर मैंचुल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता
कि वो अनजाने में गलती कर रहा था। आगे हमें साउथ कोरिया के गार्ड ऑफिसर किम को बताया जाता है और वो अपने से मिलने के लिए रियन को बुलाता है और गार्ड ऑफिसर किम रियन को अपने पास बिठाकर उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब रियन खड़े होकर गार्ड ऑफिसर किम को लगातार मारने लगती है और उससे कहती है तुम्हें इतनी हैवी ड्यूटी दी गई थी नेशनल सिक्योरिटी की और तुम इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो। रियन लगातार किम को मारकर उसे नीचे गिरा देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मैंचुल लॉटरी का पैसा लेने लॉटरी ऑफिस चला गया था और जैसा जैसा उसे कैप्टन केंग ने कहा था वो वैसा ही करता है। तभी लॉटरी ऑफिस में मौजूद पुलिस वाले मैंचुल को पहचान जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर मैंचुल की फोटो देख ली थी, जिन फोटो में मैंचुल पब्लिक प्लेस पर अपनी पैंट में हाथ लगा रहा था। मैंचुल उस पुलिस ऑफिसर के पास पूछने के लिए जाता है, तब वो मैंचुल को पकड़ने लगता है। तब मैंचुल उस पुलिस वाले से डर कर वहाँ से भाग जाता है। ऑफिसर केंग भी सोशल मीडिया पर मैंचुल के फोटो देखता है और ऑफिस के बाहर भागते हुए फोटो देखकर केंग कहता है उसे अभी तक भी पैसा नहीं मिला तो वो सियोल अब तक क्या कर रहा है। पर मैंचुल का फोन भागते हुए गिर गया था। कोई मैंचुल का फोन अटेंड नहीं करता। तब ऑफिसर केंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनका पूरा प्लान बर्बाद हो सकता था। उनके पास सिर्फ एक वीक का समय था। आगे कैप्टन केंग सीक्रेट फोन लाइन पर कॉल करता है, जिस सीक्रेट फोन की आवाज नॉर्थ कोरिया में किम के ऑफिस में आ रही थी। गार्ड ऑफिसर किम भी ऑफिस में घूमकर देखने लगता है पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे पता नहीं चलता कि आवाज कहां से आ रही है। आगे किम नए रिक्रूटमेंट की फाइल देख रहा होता है। तभी उस फाइल में किम को सार्जन पार्क की भी जानकारी मिलती है, जिसका नॉर्थ कोरिया में नाम चॉय जंग नाम लिखा हुआ था और उसे 16 जिन को रिक्रूट किया गया था। किम 16 जिन की एंट्री देखता है तो उसमें बाहर से किसी भी सोल्जर के आने की कोई एंट्री नहीं थी। आगे किम सार्जन पार्क को बुलाकर पूछता है तुम नॉर्थ कोरिया में कहां से आए हो। सार्जन पार्क कोई भी सीधा जवाब नहीं दे पाता। तब किम अपनी गन निकाल लेता है। किम ने रियन को भी बुलाया था और रियन भी अंदर आती है। तब किम कहता है रियन मैं तुम्हारे भाई कॉमरेड ली को बताना चाहता था कि तुमने हमारे देश के साथ दुश्मनी की है। मुझे पता है तुम इस आदमी का साथ दे रही हो। ऐसा कहकर किम सार्जेंट पार्क पर गन अड़ा देता है और उससे पूछता है चलो बताओ तुम कौन हो। किम पार्क पर गोली चलाने वाला था तभी रियन पार्क को मारने लगती है और मारते मारते उसे कहने लगती है तुम हमारे देश में हमारी जासूसी करने आए हो। पार्क को मारते मारते रियन किम से गन ले लेती है और वो किम को भी मार देती है और किम नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ सेंगिल भी आ जाता है और सेंगिल देखता है कि किम का सर टकराने के कारण दीवार में होल हो गया था। सेंगिल को उसके अंदर वही खुफिया फोन मिल जाता है जिसके जरिए वो साउथ कोरिया की तरफ कांटेक्ट कर सकता था। सेंगिल रियन और पार्क से कहता है मैं फोन के जरिए कैप्टन केंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। रियन तुम इसे लेकर वाटर सप्लाई एरिया पर चले जाओ। सेंगिल की बात मानकर रियन पार्क को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सेंगिल फोन पर कैप्टन केंग से कांटेक्ट कर लेता है और उसे बता देता है यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई है। पार्क के साउथ कोरियन होने के बाद यहाँ के कॉमरेड किम को पता चल चुकी है। रियन पार्क को लेकर भागने लगती है तभी पार्क उसे रोककर कहता है मुझे कुछ काम है। नॉर्थ कोरिया से निकलने से पहले पार्क यंगचुल नाम के बच्चे से मिलता है। पार्क ने एक सुअर के बच्चे के पांव का इलाज किया था। यंगचुल पार्क को सुअर का बच्चा देकर कहता है तुम्हें इसे इसकी माँ के पास छोड़ देना क्योंकि इसकी माँ इन दिनों यहाँ पर हमें काफी परेशान कर रही है। तब यंगचुल बॉर्डर एरिया के पास जाकर उस सुअर के बच्चे को छोड़ देता है ताकि वो अपनी माँ के पास चले जाए। अब सेंगिल किम के सामने बैठा हुआ था और सेंगिल किम से कहता है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम पैसा लेकर अपना मुंह बंद रखो या मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। तब किम कहता है क्यों ना हम एक गेम खेले, जो भी गन पहले असेंबल करेगा वही पहले गोली चलाएगा। तब वो दोनों सामने गोली रखकर अपनी अपनी गन को पूरी तरह खोल देते हैं और काउंट कर कर एक साथ गन असेंबल करने लगते हैं। सेंगिल किम से पहले गन असेंबल कर लेता है और वो बुलेट उठाने वाला था, लेकिन उससे पहले किम उस पर हमला कर देता है। कैप्टन केंग को भी मैंजुल के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो अब लॉटरी टिकट लेकर कहाँ घूम रहा है। तब कैप्टन केंग मैंजुल की लोगों द्वारा पोस्ट की गई सारी सोशल मीडिया फोटो निकालता है और सियोल में एक एक करके उसके लोकेशन पॉइंट का पता लगाता है। कैप्टन केंग को उस रेस्टोरेंट का पता चल जाता है जहां से 5 मिनट पहले मैंजुल की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई थी। तब कैप्टन केंग उस रेस्टोरेंट में कॉल करके वहां बैठे सोल्जर बॉय से बात करवाने के लिए कहता है। मैंजुल सियोल सिटी में काफी फेमस हो गया था एक बुरे सोल्जर के रूप में, इसलिए सभी उसका फोटो खींचकर डाल रहे थे। तब रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट का ऑनर मेंजुल की बात कैप्टन केंग से करवाता है और कैप्टन केंग मेंजुल पर गुस्सा होकर उसे चिल्लाने लगता है। आगे मेंजुल परेशान होकर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक आदमी आता है। उस आदमी को पहले भी मेंजुल ने उस बैंक के बाहर देखा था जहाँ पर वो प्राइज मनी लेने गया था। वो आदमी मेंजुल को कहता है कि तुम्हारे पास वो लॉटरी टिकट है। अब आगे हमें मूवी में बॉर्डर एरिया में एक जंगली सुअर दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को खोज रहा था। यंगचुल ने सार्जेंट पार्क को एक लाल कपड़ा भी दिया था, उसमें उस सुअर के बच्चे की बू थी, इसलिए वो जंगली सुअर पार्क का पीछा कर रहा था। आगे रियन पार्क को लेकर उसी टनल में पहुंचती है। रेबी वहां पहले से मौजूद था और वो रियन को पार्क का हाथ पकड़ते हुए देख लेता है। तब चॉलजिन कैप्टन केंग से कहता है मेंजुल लॉटरी का प्राइज मनी वापस लेकर आ गया। कैप्टन केंग कहता है पता नहीं वो बेवकूफ अभी कहाँ होगा, और उसी वक्त मेंजुल भी बैग लेकर आ जाता है। मेंजुल कहता है मैंने ये मिशन पूरा कर दिया बिल्कुल सेफली। आगे वो लोग बैग खोलकर देखते तो वो पूरा बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। वो सभी पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब कैप्टन केंग मेंजुल से कहता है तुम्हें तो बैंक में जाने नहीं दिया जा रहा था, तो तुम्हें ये पैसा कैसे मिला? तब मेंजुल कहता है सियोल में मुझे एक आदमी मिला था जो मुझे एक आंटी के पास ले गया, जो आंटी लोगों को लोन देने का काम करती थी। उस आंटी ने मुझे कहा कि तुम वो लॉटरी टिकट मुझे दे दो और मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी। तब मेंजुल पैंट खोलकर अपने निकर से वो टिकट निकालने लगता है, जिसे देखकर वो आंटी डर जाती है कि मेंजुल क्या हरकत कर रहा है। तब मेंजुल उन्हें समझाता है कि वो टिकट मैंने निकर की जेब में रखा है और 3 दिन से मुझे डर लग रहा है कि टॉयलेट जाते समय वो टिकट गीला ना हो जाए, नहीं तो बैंक हमें पैसा नहीं देगा। उस लेडी और मेंजुल के बीच में डील हो जाती है और वो लेडी टिकट लेकर मेंजुल को पैसा दे देती है। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग खुश होते हैं। तभी वहाँ गोलियां चलने लगती है। वहाँ पर किम संगिल के साथ गन लेकर आ गया था और वो सभी को चुपचाप वहीं खड़े रहने के लिए कहता है। चॉलजिन और ली उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ये पैसा बांट सकते हैं, पर किम उन सभी को मारने का डर दिखाकर वो पैसा वहाँ से लेकर जाने वाला होता है। तभी पार्क की नजर टनल की तरफ पड़ती है और उसे वहाँ से वो जंगली सुअर अंदर आता हुआ दिखाई देता है। वो बड़ा सा जंगली सुअर अपने बच्चे को ढूंढता हुआ अंदर आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वो जंगली सुअर को पैसों के बैग की जगह अपना बच्चा दिखाई दे रहा था। तब वो उस बैग के ऊपर झपटता है और बैग का फंदा उसके गले में फंस जाता है और आगे वो जंगली सुअर पैसों का बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। किम भी गन लेकर उस सुअर के पीछे भागता है। तभी बॉर्डर पर लगी लैंड माइन एक के बाद एक फटने लगती है। एक लैंड माइन पर किम का भी पांव रखा जाता है और वो भी विस्फोट से उड़ जाता है। चॉलजिन बाहर जाकर ये सब देखता है और वो सभी को बताता है इंस्ट्रक्टर किम लैंड माइन के विस्फोट में उड़ गया और वो सुअर पैसों का बैग लेकर भाग गया। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग मायूस हो जाते हैं कि उनके हाथ अब कुछ नहीं आने वाला। वो सभी लोग मायूस होकर अपने अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। तभी मेंजुल उन सभी को रोकता है और मेंजुल अपने पैंट में हाथ डालने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब मेंजुल अपने पैंट के अंदर से नोटों की गड्डी निकालता है। मेंजुल अपने कपड़े झटकता है तो उसके कपड़ों में और भी नोटों की गड्डियां निकलती है और मेंजुल कहता है मैंने वो सारा पैसा उस बैग में नहीं रखा था, कुछ मैंने कपड़ों में छिपा कर रखा था। ये तकरीबन $4 लाख है। यह सुनकर वो सभी लोग खुश होते हैं कि आखिरकार उनके हाथ में कुछ तो आया और $4 लाख भी उनके बीच बांटने के लिए काफी बड़ी रकम थी, जिनसे उन सभी की जरूरतें पूरी हो सकती थी। यह सोचकर वो सभी लोग काफी खुश होते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने अपने बॉर्डर एरिया पर जाने के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो यस टाइप कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।